स्वागत है आप सभी का। हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में यह हमारी दूसरी कक्षा है। साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हमने पिछली कक्षा में गारशा द तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था, उनके बारे में बेहद महत्वपूर्ण जो तथ्य थे उनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। इस कक्षा में हम भारतीय हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के दूसरे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में विशेष रूप से इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, अगर इनके जीवन की हम बात करें तो ये उन्नाव जिले के कांथा गांव से संबंधित थे और 1833 में इनका जन्म हुआ। ये पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त थे, यानी इन्होंने नौकरी की पुलिस विभाग की। लेकिन बहुत कम देखने में आता है कि पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाला कोई साहित्य का इतना बड़ा प्रेमी हो सकता है कि अनेक ग्रंथों को एकत्र कर इन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की, एक इतिहास ग्रंथ की रचना की और नाम रखा गया शिव सिंह सरोज। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिव सिंह सरोज नामक इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है 1883 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा पेच है। जैसे जैसे हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे आपको ये सारी गुत्थियाँ क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित उनका जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन कब और किस प्रकाशक के माध्यम से हुआ? तो देखिए, इस ग्रंथ का जो प्रथम प्रकाशन था वह 1878 ईस्वी में हुआ था। बहुत कम आपको ये देखने को मिलेगा क्योंकि 1883 हर जगह लिखा हुआ होता है। लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ को एक बार समझ लें कि सर्वप्रथम इस ग्रंथ का जो प्रकाशन था वह 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रकाशन लखनऊ के माध्यम से किया गया था। लेकिन यह जो ग्रंथ था इस समय थोड़ा त्रुटिपूर्ण था, यानी इसमें कुछ गलतियां थी। इसलिए उन गलतियों को संशोधित किया जाकर उन्हें पहले संशोधित किया गया और फिर इस ग्रंथ का पुनः प्रकाशन किया गया। तो इसका जो वास्तविक प्रकाशन माना जाता है वह 1883 ईस्वी को ही स्वीकार किया जाता है। तो जब परीक्षा में प्रश्न यह पूछा जाए कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आप इसे 1883 जरूर याद रखें। ऑप्शन में ये दोनों नहीं आ सकते, ये तय है। इन दोनों तिथियों को ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, इनमें से कोई एक तिथि मिलेगी। अगर 1883 नहीं है तो इसका प्रकाशन 1878 में हुआ था, और यदि 1883 ऑप्शन में है तो आप इसे स्वीकार करें। प्रकाशन दो बार हुआ इसका। पहला जो प्रकाशन था यह त्रुटिपूर्ण होने के कारण इसको संशोधित करके पुनः प्रकाशित किया गया। प्रकाशित कहाँ से हुआ? तो मुंशी नवल किशोर प्रकाशन या प्रेस आप कहें, लखनऊ उत्तर प्रदेश से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका प्रकाशन दो बार हुआ है और इसका जो वास्तविक प्रकाशन माना जाता है वह 1883 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है। साथियों, ध्यान रखें, गारशा द तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई एंदुस्तानी, वह ग्रंथ हिंदी भाषा में नहीं रचित था, बल्कि उसकी भाषा थी फ्रांसीसी, या आप उसे फ्रेंच कह सकते हैं। फ्रेंच भाषा में वह ग्रंथ रचा गया था। लेकिन ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपना जो यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज के नाम से रचा, इसकी भाषा क्या है? हिंदी। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बड़े बारीक प्रश्न पूछे जाते हैं। जब ये कहा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, तो आप उत्तर करेंगे गारशा द तासी। लेकिन अगर वहाँ पर यह पूछा जाए कि हिंदी भाषा में
लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, तो शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को आप हिंदी भाषा में लिखा हुआ प्रथम इतिहास ग्रंथ मानेंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको यह और बता दूं कि एक और नाम आता है हमारे यहाँ पर, जो हमारे महेश दत्त शुक्ल जी हैं। महेश दत्त शुक्ल जी ने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हिंदी काव्य संग्रह, और इस ग्रंथ में भी कुछ हमारे कवियों के रचनाकारों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन यह सही मायने में इतिहास ग्रंथ नहीं है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर से पहले इन्होंने 1873 में यह ग्रंथ रचा था, लेकिन इस ग्रंथ के अंदर इतिहास जैसी कोई बात नहीं है, केवल कवियों का एक औपचारिक परिचय यहाँ पर मिलता है। इसलिए हम इसे, ये भी हिंदी भाषा में लिखा है, लेकिन हम इसे हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला साहित्य इतिहास स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रथम हिंदी भाषा में लिखा गया साहित्य का इतिहास अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या रहेगा कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखिए कि इस ग्रंथ में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने लगभग 1000 रचनाकारों का, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों का परिचय हम प्राप्त करते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रश्न आज तक इस संबंध में पूछे गए उसमें यही लैंग्वेज काम में ली गई है कि लगभग 1000। यद्यपि इस ग्रंथ में वास्तव में देखा जाए कि कितने रचनाकार हैं जिनका परिचय मिलता है, तो वह संख्या इसकी जो निश्चित है वह है 1003। लेकिन आप 1003 को याद रख के साथ साथ यह भी याद रखें कि लगभग 1000 रचनाकारों का जीवन चरित, और केवल जीवन चरित नहीं, जीवन चरित उनकी कविताओं के उदाहरणों सहित प्रस्तुत किया गया है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में लगभग 1000, और अगर फिक्स बात करें तो 1003 रचनाकार कवि, जिसमें हिंदी के कवि भी हैं और उर्दू के भी हैं, कुल मिलाकर 1003 है, जिसमें हिंदी कवियों की संख्या कितनी है तो 769 हिंदी भाषा के कवि हैं, और शेष जो रह गए वे उर्दू के रचनाकार हैं। इन सब को मिलाकर 1003 रचनाकारों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इसके बाद देखिए कवियों के जन्म काल, इनके ग्रंथ में हमें क्या मिलता है, तो जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, उनका जन्म काल, उनका जन्म स्थान और उनके रचना काल के संबंध में भी संक्षिप्त संकेत इस ग्रंथ में हमें प्राप्त होते हैं। साथियों, विस्तार पूर्वक जरूर नहीं बताया, लेकिन संक्षिप्त रूप में उन्होंने कवियों के जन्म काल के विषय में, जन्म स्थान के विषय में और उनके रचना काल के संबंध में जानकारी देने का एक अच्छा प्रयास किया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गारशाद तासी हैं, ठीक उन्हीं की तरह सेंगर साहब भी जो संकेत देते हैं वे प्रामाणिक ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि अनुमान उनमें ज़्यादा लगाया गया है। तो ये प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, फिर भी एक अच्छी उपलब्धि से हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए हिंदी वर्ण क्रम पद्धति में इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की, क्योंकि इनसे पहले केवल गारशाद तासी का इतिहास ग्रंथ प्रकाश में आया था और उस ग्रंथ में उन्होंने अंग्रेजी वर्ण क्रम का सहारा लिया था। उनकी जो पद्धति थी वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उन्होंने रचनाकारों को रखा था। शायद वहीं से देखकर और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने भी वर्ण क्रम पद्धति को ही अपनाया, और फर्क केवल इतना है कि वहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में थे, यहाँ हम हिंदी वर्णमाला के क्रम में कवियों का, रचनाकारों का परिचय और विवरण प्राप्त करते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक अच्छे इतिहास ग्रंथ की पहचान तो नहीं होती, लेकिन ये शुरुआती प्रयास था, और एक व्यक्ति के लिए इतने ग्रंथों को एकत्र कर
उनके उदाहरण लेना और उनके कवियों के संबंध में जानकारी कलेक्ट करना, यह अपने आप में एक अद्भुत कार्य जरूर था। और देखिए, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में एक और महत्वपूर्ण बात जो है, पुष्य या पुंड या कहीं कहीं पुंड्र नाम आता है। पुष्य, पुंड या पुंड्र नामक किसी कवि को, अज्ञात कवि को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात, यानी इन्होंने एक अवधारणा लागू की कि हिंदी का प्रथम कवि कौन था, कौन हो सकता था या कौन रहा है। तो वह इन्होंने किसे माना अपने ग्रंथ में, किसी पुष्य या पुंड या पुंड्र नाम के कवि को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। साथियों, वास्तव में हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड नहीं है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सर्वाधिक विद्वान जिस नाम पर सहमत होते हैं हिंदी के प्रथम कवि के रूप में, वह आप जानते हैं सरहप्पा, जो सिद्ध हैं, प्रथम सिद्ध कवि थे सरहप्पा, उनके नाम पर सभी एकमत होते हैं। लेकिन यह शिवसिंह सेंगर की सोच है, उनकी मान्यता है। इसलिए प्रश्न जब पूछा जाए कि शिवसिंह सेंगर ने किसे हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया, तो आपका उत्तर होगा पुष्य या पुंड नामक कवि। इसके बाद देखिए, अब क्योंकि 1883 और इनसे पहले कोई इतिहास ग्रंथ ऐसा प्रकाश में नहीं था, गारसाद तासी का इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में था, तो इनको कहीं से कोई मदद प्राप्त नहीं हो पाई थी। फिर भी इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया इस ग्रंथ के माध्यम से, लेकिन कमी रहना लाजमी है और इसलिए जो कमियां इस ग्रंथ में रह गई उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कमी, जो सबसे पहली बड़ी कमी है, वह क्या हो सकती है? तो गारसाद तासी की भांति इन्होंने भी ना तो काल विभाजन किया और ना ही कालों का कोई नामकरण इन्होंने अपनी तरफ से रखने का प्रयास किया। तो काल विभाजन और नामकरण का प्रयास इनकी तरफ से नहीं किया गया, जो कि एक इतिहास ग्रंथ का महत्वपूर्ण तत्व होता है, ये इन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, युगीन प्रवृत्तियों का विवरण भी इनके इतिहास ग्रंथ में, यानी गारसाद तासी के इतिहास में भी हमें युगीन तत्कालीन युग की प्रवृत्तियों के संबंध में कोई जानकारियां प्राप्त नहीं होती हैं। और ठीक वैसे ही शिवसिंह सेंगर द्वारा रचित इस ग्रंथ में भी युगीन प्रवृत्तियों के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। प्रामाणिक जानकारियों का अभाव यहाँ पर दिखता है, नज़र आता है, क्योंकि इतने ज़्यादा शोध जो अब हो चुके हैं, अगले जो 100-150 वर्षों में जो शोध कार्य हुए हैं, शिवसिंह सेंगर के ज़माने में वे शोध कार्य नहीं हुए थे। उन्होंने व्यक्तिगत अपने दम पर ग्रंथों को इकट्ठा किया और अकेले ने ही रिसर्च करके सब कुछ अपने ग्रंथ में जो सामग्री डाली उसे तय किया, निश्चित किया। तो इसलिए ये प्रामाणिकता के लिहाज से जब हम इस ग्रंथ को देखते हैं तो वह बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं है। साथियों, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ये याद रखना चाहिए कि शुक्ल जी ने, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य इतिहास के सबसे बड़े नाम हैं, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में ठाकुर शिवसिंह सेंगर के इस ग्रंथ को, शिवसिंह सरोज को क्या कहा? तो उन्होंने हिंदी कवियों का वृत्त संग्रह नाम दिया है, यानी इसे केवल कवि वृत्त संग्रह आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और केवल इसी को नहीं, बल्कि उन्होंने तो जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को भी उन्होंने कवि वृत्त संग्रह कहा और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को उन्होंने एक बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह नाम दिया था। तो उनके अनुसार यह ग्रंथ इतिहास नहीं है बल्कि केवल कवि वृत्त संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस इतिहास ग्रंथ के बारे में यही कहा है कि सही मायने में गारसाद तासी और
ठाकुर शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को हम इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ना तो नामकरण, ना ही काल विभाजन, ना ही युगीन प्रवृत्ति, और जो रचनाकारों का परिचय दिया गया वह भी वर्ण क्रम पद्धति पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि कौन सा कवि किस युग में और कहाँ आना चाहिए था, ये सब ध्यान इन ग्रंथों में नहीं रखे गए, इसलिए इन्हें सही मायने में इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र तो हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वह जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को स्वीकार करते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ, यहाँ से भारतीय हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और विद्वानों का ध्यान इस ओर गया। इसलिए इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। प्रस्थान बिंदु का मतलब कि यहाँ से हमारे जो हिंदी से जुड़े हुए विद्वान थे, हिंदी साहित्य के जो रसिक और काव्य प्रेमी जो विद्वान थे, उन्होंने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु माना और यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की एक परंपरा चल निकली और हिंदी के जो हमारे खजाने हैं, जो भंडार थे, जो काव्य ग्रंथ थे, उनके ऊपर अनेक शोध हुए और हम कई तरह की प्रामाणिक जानकारियां हिंदी के संबंध में प्राप्त कर पाए। तो किसी न किसी रूप में हम यह कह सकते हैं कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर के इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में बेहद महत्वपूर्ण रोल अवश्य रहा है। और अगर हम बात करें इनके बाद तो जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने 1888 में इतिहास ग्रंथ लिखा, वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्हें सर्वाधिक मदद जिस रचना से प्राप्त हुई अपने ग्रंथ में, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वाधिक मदद जहाँ से प्राप्त की वह शिव सिंह सरोज ही था। तो इस मायने में भी यह ग्रंथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा में हिंदी साहित्य के बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है, यानी मैं बात कर रहा हूं जॉर्ज ग्रियर्सन की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जो ग्रंथ लिखा, उसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।